नमस्कार दोस्तों। जैसा कि इस चैनल में होता आया है, अधिकतर वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बनते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे समझ सकें। अभी 15 मई 2020 को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण डिसीज़न दिया, जिसमें उसने 498 के हो रहे दुरुपयोग के बारे में बड़े ही उग्र रूप से लिखा है। जस्टिस जयश्री ठाकुर का यह निर्णय है। तो पहले मैं इस निर्णय के संबंध में फैक्चुअल मैट्रिक्स आपको समझा देता हूँ कि उसके क्या तथ्य थे, और उसके बाद उस जजमेंट की ऑपरेटिव लाइंस ज़रूर आपके साथ साझा करूँगा और उसका तर्जुमा हिंदी में करूँगा। इस केस में कंप्लेनेंट ने, जो डिफेक्टो कंप्लेनेंट थी, उसने कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को दी, जिस कंप्लेंट में उसने अपने पति, ननंद, देवर, सास और ससुर के खिलाफ 498 का मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। मजिस्ट्रेट ने पति और सास को सम्मन करना उचित समझा और उन्होंने ननंद, देवर और ससुर को सम्मन करने का औचित्य नहीं समझा। उसी जजमेंट को लेकर लड़की जो है सेशन कोर्ट में गई और सेशन कोर्ट ने सभी को सम्मन कर लिया। होते होते ये मुकदमा हाई कोर्ट में पहुंचा और यही मुकदमा जिसका जस्टिस जयश्री ठाकुर ने यह निर्णय दिया 482 के अंतर्गत, और इसमें ननंद, देवर और ससुर जो कि क्वैशिंग के लिए गए थे, उनके खिलाफ इस मुकदमे को क्वैश कर दिया। इस मुकदमे में पति और सास क्वैशिंग के लिए शायद नहीं गए थे, तो उनके खिलाफ जो है उनके बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया। 17 और 18 पैरा नंबर इसका ऑपरेटिव पार्ट है। यह जजमेंट मेरी वेबसाइट पे उपलब्ध है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध है। तो पैरा नंबर 17 और 18 क्या कहते हैं, पहले मैं वह पढ़ के आपको सुनाऊंगा और उसके बाद उसका मतलब आपको समझाऊंगा। पैरा नंबर 17 कहता है, Petitioner number 1 is the sister-in-law of the complainant who got married on 4/2/1989 and has been residing in her matrimonial since then, and therefore there is not even the remotest possibility that husband of the complainant was used to give beatings to her at the instance of petitioner number 1. petitioner number 1 जो कि ननंद है कंप्लेनेंट की, उसकी शादी 4/2/1989 को हो गई थी और वह तब से अपने ससुराल में रह रही है, और ऐसी स्थिति में कोई रिमोट पॉसिबिलिटी भी नहीं बनती है कि जो शिकायतकर्ता कंप्लेनेंट का हस्बैंड है, उसका पति, उसे उसके कहने पर बीटिंग्स देगा, उसकी पिटाई करेगा। आगे लिखा, पेटिशनर नंबर 2 was born on 12/7/1979 and was 11 years of age in March 1990 when the complainant alleged that she was given beatings by her husband at the instance of petitioner number 2. petitioner number 2 जो है, जो कंप्लेनेंट का देवर है, शिकायतकर्ता का देवर है, वो मार्च 1990 में सिर्फ 11 साल का था, और ऐसे में यह कहीं से भी माना नहीं जा सकता कि एक 11 साल के बच्चे के कहने पर शिकायतकर्ता का पति उसे उसकी पिटाई करेगा। इसके बाद उसने लिखा, मोर ओवर ही हैड लेफ्ट फॉर कनाडा इन मार्च 1996 एंड इज़ रिजाइडिंग देयर सिंस देन, और वो 1996 मार्च में कनाडा चला गया और तब से वहीं रह रहा है। सिमिलरली petitioner number 3 aged 74 years left for Canada in 1996 and is residing there since then with petitioner number 2. ऐसे ही पेटिशनर नंबर 3 जो कि ससुर है शिकायतकर्ता का और जो 74 साल का है, मार्च 1996 में कनाडा चला गया था और तब से वहीं रह रहा है। ऐसी स्थिति में आगे लिखा है, in such an eventuality it is hard to believe that petitioner had harassed the complainant as alleged in the complaint. तो ऐसी स्थिति में यह विश्वास करना संभव नहीं है कि जो ये पेटिशनर्स हैं जो क्वेश्चन के लिए आए हैं, वो किसी भी तरह से शिकायतकर्ता को परेशान कर सकते थे। ये तो फैक्चुअल मैट्रिक्स की बात है। इसके बाद लीगल जो लैंग्वेज है, वो जो कोर्ट ने
अपनी ऑब्जर्वेशन दी है वो ये है, वो पैराग्राफ नंबर 18 में है। अब मैं वो पढ़ के आपको समझाता हूँ, फिर आपको उसका मतलब भी समझाता हूँ। It has become a common practice to use provisions of 498A IPC as weapon rather than shield by disgruntled wives। जो नाराज़ बीवियाँ होती हैं उनके द्वारा 498A ऑफ इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता का सेक्शन 498A एक हथियार बन गया है, ना कि एक शील्ड रहा है, ना कि एक ढाल रहा है। The simplest way to harass is to get the relatives of the husband roped in under this provision, no matter they are bedridden grandparents of the husband or the relatives living abroad for decades। पति को तंग करने का सबसे आसान तरीका यही रह गया है कि उसके रिलेटिव्स को इस मुकदमे में फंसा लिया जाए। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वह बूढ़े बेड रिडन यानी बिस्तर पे पड़े हुए ग्रैंड पेरेंट्स हैं या ऐसे संबंधी हैं जो कई दशकों से विदेश में रह रहे हैं। द केस इन हैंड इज ऑल्सो ऑफ द सिमिलर नेचर। जो इस केस की बात है यह भी सिमिलर नेचर का केस है, सेम तरह का केस है। द कंप्लेनेंट हैज़ फेल्ड टू मेक आउट अ प्राइमा फेसाई केस अगेंस्ट द petitioner रिगार्डिंग एलिगेशंस ऑफ inflicting फिजिकल और मेंटल टॉर्चर टू द कंप्लेनेंट और डिमांडिंग डॉवरी फ्रॉम हर। जो शिकायत करता है उसकी कथन से कहीं भी ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि इन पेटिशनर्स ने उसे कभी मानसिक या शारीरिक हानि पहुंचाई हो, नुकसान पहुंचाया हो या उससे दहेज की डिमांड की हो। The complainant does not disclose specific allegations against the petitioner except casual reference to their names that husband of the complainant gave her beatings at the instance of the petitioners। शिकायतकर्ता ने कहीं इस तरह की कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं लगाई है, बस इतना ही कहा है कि जो उसका पति है वो इन सब के कहने पर उसकी पिटाई किया करता था। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑफ कोर्स एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का रेफरेंस भी जस्टिस जयश्री ठाकुर ने दिया है। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन गीता मेहरोत्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2012 केस quashed the FIR registered against the unmarried sister of the husband on the ground that prima facie case was not attracted against her in the absence of specific allegations। सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का रेफरेंस देते हुए, जो कि गीता मेहरोत्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी है, जस्टिस जयश्री ठाकुर ने इस FIR को क्वैश किया, यह कहते हुए कि उस पर्टिकुलर केस में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अनमैरिड सिस्टर के खिलाफ, पति के अनमैरिड सिस्टर के खिलाफ, अनमैरिड बहन के खिलाफ, अभ्याता बहन के खिलाफ FIR को क्वैश कर दिया था, यह कहकर कि उसके खिलाफ कोई प्राइमा फेसाई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है और प्राइमा फेसाई केस नहीं बनता है। जब तक स्पेसिफिक एलिगेशन ना हो तो प्राइमा फेसाई केस नहीं बनता है, यह कहकर उस केस को क्वैश कर दिया था। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जस्टिस जयश्री ठाकुर ने इस पर्टिकुलर केस में भी इस FIR को क्वैश कर दिया। दोस्तों, यह ना केवल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, बाकी सारी हाई कोर्ट्स और इवन सुप्रीम कोर्ट भी इस बारे में बहुत बार कह चुका है कि 498A जो है एक बहुत ही मिसयूज्ड प्रोविज़न ऑफ लॉ है। कहीं कहीं इसको ये भी कहा गया कि इसका अगर मिसयूज़ होता है तो यह एक लीगल टेररिज्म होगा। फिर भी सरकार की कान पर जू नहीं रेंगती है, ना तो इस प्रोविज़न को कहीं से भी बेलेवल बनाने की बात होती है, ना कुछ और एक्शन होता है जो झूठे मुकदमे करते हैं उनके खिलाफ। मुझे यकीन है कि इस जजमेंट से भी कानून में कोई बदलाव आने वाला नहीं है, पर हम सबको चाहिए कि हम सब अपने अपने MLAs और MP से मिलें और उन्हें इस जजमेंट से अवगत कराएं और उनको ये प्रेशराइज़ करें कि वो ये मांग उठाएं सरकार के साथ कि इस प्रोविज़न को बेलेबल और कंपाउंडेबल किया जाए। मुझे नहीं लगता कि यह प्रोविज़न कभी रिपील होगा, पर कम से कम इसे बेलेबल और कंपाउंडेबल तो करना ही चाहिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।